नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। सो गाइस, आज का जो अपना सेशन है, यहाँ पर कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो कि यूपी ट्रिपल सी एग्जाम्स और जो आपके जनरल एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस में ये है कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। यानी अकबर से पहले तानसेन को किसने संरक्षण दिया था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक सेकंड, यहाँ पर जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चेंज हो गया है। तो जो इसका आंसर होगा, आप लोगों के सामने दिख ही रहा होगा आपको कि क्या है। रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने जो है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। और इनके बाद जो है रीवा के राजा रामचंद्र के बाद अकबर ने जो है तानसेन को संरक्षण दिया था। और पूर्व किसने दिया था? तो रीवा के राजा रामचंद्र सिंह थे। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिले कि रीवा के राजा कौन थे उस समय, तो रामचंद्र सिंह थे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया किसने किया? तो ये किया था आपके, किसने? तो चित्तर सिंह ने किया था। चित्तर सिंह ने जो है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलें तो जयसिंह द्वितीय यानी कि जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने जो है सवाई की उपाधि दिया था। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बक्सर युद्ध के समय जो आपके बंगाल के गवर्नर थे, ये कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और यही क्वेश्चन जो है आप नहीं वहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि आप क्या पढ़ के आते हैं, उनकी डेट्स रट के जाते हैं। और ऐसे पूरी हिस्ट्री तो आप पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये फैक्ट्स ही अक्सर जो है एग्जाम में स्टूडेंट को फंसा देते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर है वेंसी टार्ट। क्या है? वेंसी टार्ट उस समय जो है बंगाल के गवर्नर थे। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया। देखिए, आप इनको जो है, आप इनको कॉपी करके भी रख सकते हो, ठीक है। आप इनको किसी नोटबुक में क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कि जिससे क्या होगा कि आप हमेशा जो है इनको रिवाइज कर पाएंगे जब भी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? यानी कि जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सर्वप्रथम आपका काम करना शुरू कर देती है? तो ऐसी जो मेमोरी है आपकी, वो क्या है? बायोस है। क्या है? बायोस कहते हैं उसको, ठीक। देखिए, इसी प्रकार से दो मेमोरी आपके पास होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है आपकी कौन सी? रोम, जिसको आप बोलते हो रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, जिसको आप रैम बोलते हो ना, RAM। ये क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अस्थाई मेमोरी होती है। और एक होती है आपकी रोम। क्या होती है? रोम, ROM। तो ये जो रोम होती है ना, ये क्या होती है? स्थाई होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर आप बंद कर दोगे सिस्टम अपना, तो उसके बाद भी आपको ये आपके कंप्यूटर में सेव होती हुई दिखेगी, यानी कि आपको जब भी ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्रिस्पर तकनीक यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपोर्ट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? तो यहाँ पर होता है ये वंशानुगत बीमारियों में। किसके लिए होता है? तो वंशानुगत बीमारियों में होता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़। आपने इसका नाम सुना होगा कई बार जो है। ज़्यादातर इसका इलाज जो है कैंसर वैंसर से जो पीड़ित लोग होते हैं उससे उनसे होता है, जिसे आप ऑन्कोलॉजी भी कहते हो। अगर जिनकी, है ना, ऑन्कोलॉजी किसको बोलते हो? वह जीन जिसके कारण कैंसर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। तो उसी ऑन्कोलॉजी को जब आप पढ़ते हो तो वो कैंसर से रिलेटेड आप वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हो। जैसे कि कुछ बीमारी, जैसे कि ग्नोरिया वगैरह हो गई, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, तो वो सब के लिए जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं होता या अमीनो अम्ल नहीं बनता? तो ये होता है टायरोसिन। क्या होता है? टायरोसिन नहीं होता है जो अमीनो अम्ल नहीं बनता है। बाकी आपके एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। ये सारे क्या हैं? ये आपके जो है अम्ल बनते हैं, लेकिन आपका जो टायरोसिन होता है ये अम्ल नहीं बनता। नेक्स्ट चलें तो कौन सा कठोरतम धातु है? तो सोना, लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन में कठोरतम सबसे क्या है? तो इसमें आपको जो सबसे कठोरतम मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? प्लैटिनम मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लैटिनम। नेक्स्ट चलें, तरल पदार्थों की क्वथनात्मक किस कारण से तरल पदार्थों में क्वथनांक
में भिन्नता होती है। तो क्वथनांक में भिन्नता कहाँ से पाई जाती है? तो आयतन की भिन्नता में क्वथनांक भी जो है तरल पदार्थों में भिन्नता पाई जाएगी। मनुष्य का कोषरूक दंड में कितनी कोषरूक होती हैं? तो 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं, जिसमें कि गर्दन में 7 होती हैं। कहाँ पे? गर्दन में 7 होती हैं। इसके बाद जो आपका वक्ष होता है, गर्दन के नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पर 12 कोषक पाई जाती हैं आपकी। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका कटी आता है। तो कटी में क्या है? यानी कि जो आपका सीना फेफड़ा है, उसके नीचे का जो पोर्शन है आपका, ये हिप रीजन तक का, वहाँ पर आपको मिल जाती हैं 5। तो 7, 12, 5 हो गई। एक और 5 आपको मिलती है कहाँ पर? ये आपको त्रिक में मिलती है, और 4 आपको मिलती हैं पुच्छ में। कहाँ पे? पुच्छ में। ठीक है? तो इस तरीके से जो है कोषरूक दंड आपको मिलती हैं 33। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो वे समांतर जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? समांतर जुड़े होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, वो होता है 1/r, 1/r। ठीक? फिर इसके बाद इक्वल टू, ये आपका होता है 1/re इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक? जैसे मान लीजिए 2 हैं, तो यही हो जाएगा 1/r1 और R2। ठीक? इस तरीके से जो है समांतर में प्रतिरोध का जो आपका पूरा जो किसे कहते हैं इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जो आपका समांतर जो आपका प्रतिरोध है, वो निकाल सकते हैं। हर्मिटन पवनें किस मरुस्थल में पाई चलती हैं? तो ये आपकी सहारा मरुस्थल में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? सहारा मरुस्थल में चलती हैं। और ये इसका एक और नाम है जो आपने शायद कभी सुना हो, कि इनको जो है डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। पश्चिम अफ्रीका में जो है ये बहने वाली शुष्क और जो है धूल से भरी एक ट्रेड विंड होती हैं, जिनको हम हार्मट्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मट्टन कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपको अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिलती हैं। वहीं पर जो है इनको डॉक्टर वायु भी कहते हैं, यानी कि डॉक्टर एयर भी कहते हैं इसको वहाँ पर। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक ऐसी जो एक और एयर होती है ब्रिक फील्डर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और लू हमारे उत्तरी भारत में बहती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो आईबीएम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया था। किसने किया था? तो ये किया था आईबीएम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछूँ कि भारत में सीडैक द्वारा प्रथम कंप्यूटर जो है निर्माण कब किया गया था और कौन सा था? तो वो था आपका परम। और कब किया गया था? 1988 में किया गया था। 1988 में सीडैक द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत में जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चलें तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए समिति है। तो उस समिति का क्या नाम है? तो हाशिम समिति नाम है। क्या नाम है उसका? हाशिम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो बहुत ही समझ लीजिए कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अक्सर एग्जाम पूछ लेते हैं। ये टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, तो कि कौन सा टैक्स कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ये टैक्स की स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा जो कर लगाया जाता है वो स्थानीय मेलों पर लगाया जाता है। यानी कि किसी गाँव में यदि मेला लगना है तो उसका जो कर होगा, उसका जो टैक्स होगा, वो ग्राम पंचायत वसूलती है। नेक्स्ट चलिए तो सरकारी आयोग के संबंध में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो ये देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो आपके समझौते होते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो समझौते होंगे उसके लिए जो है सरकारी आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। यानी ये दोनों जो है क्या करेंगे, केंद्र को और राज्य को ये बताएंगे कि उनके जो है क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या डिस्प्यूट्स नहीं है, उनको सॉल्व आउट करेंगे। उनके बीच में शक्तियों का विभाजन जो है सरकारी आयोग के द्वारा बताया गया था। उनकी सिफारिशों में ये चीज़ लिखी हुई थी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये आपको भाग 9 में मिलेगा। 73वां जो आपका संविधान संशोधन था उसमें जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलें तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संशोधन कौन कर सकता है? तो इसके लिए संसद कर सकती है। यानी मौलिक अधिकारों में यदि कोई आपको छेड़खानी करनी है तो वो कौन करेगा? सिर्फ संसद कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलें तो भारत में प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी अनाईमुड़ी है। कौन सी है? ये आपकी अनाईमुड़ी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, ये बताइए, भारत में जो संविधान की संघवाद जो ढांचा है एक तरीके से, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है
कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अनाईमुड़ी जो चोटी है आपकी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ? अपने भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग आपकी 2695 मीटर है। कितनी? 2600, एक सेकंड थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर पेन थोड़ा सा डगमगा जाता है आजकल। 2695 मीटर, ठीक। इतनी जो है इसकी हाइट है। कहाँ स्थित है ये अनाईमुड़ी? तो ये आपको मिलती है केरल में। कहाँ मिलती है? केरला में मिलती है आपको ये। भाग किस किस भाग में आपको मिलती है भारत के? तो पश्चिमी घाट में मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अनाईमुड़ी कहाँ मिलती है, इसकी हाइट क्या है। जोजिला दर्रा जो कि जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और न्यूज़ में भी रही है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ऐसी जो है, जो आपका बड़ा लाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, तो ये कहाँ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। मॉडर्न किससे जुड़ा होता है? तो ये फोन लाइन से जुड़ा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्षेत्रफल दृष्टि से देशों का अवरोध क्रम बताना है, तो यहाँ पर मैंने लगा रखा है, इसका अवरोही क्रम में लगा रखा है। तो सबसे पहले जो है ब्राज़ील का क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये चीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? तो ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी वंदना कटारिया। कौन थी? वंदना कटारिया। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस विभाग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा ये जो है आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ें। तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये आपके अवधी बोली के क्षेत्र हैं। किसके? अवधी बोली के क्षेत्र हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये आपको दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3% है। कितनी है? 77.3% जो है पुरुष साक्षरता आपको मिल जाएगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि आपका चंदौली में स्थित है। कहाँ पर? चंदौली में स्थित है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय चंबल एवं वन्य जीव विहार, घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत जो है आपका टाइगर रिजर्व है, कछुआ वन्य जीव विहार है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, सुहेलवा वन्य जीव विहार है, कतरनिया घाट है, किशनपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मिर्जापुर सोनभद्र के रेंज में आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उत्तर प्रदेश में इतने आपके वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिल जाते हैं। कौन सी योजना जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंग बनाई गई है? तो ये आपकी जो है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर कौन सी योजनाओं को लाया गया है? तो IRDP, ट्रिशम और ड्वागरा, ये तीनों चीज़ें जो है ये जो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके अंदर सबको सम्मिलित करके बना दिया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो कमनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है? तो ये कमनौदा बांध परियोजना आपकी ललितपुर में है। कहाँ पे है? तो ललितपुर में, बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, तो वहीं पर आपको कमनौदा बांध परियोजना मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में जो आपकी जनजाति है वो कितनी है? तो ST यानी जिन्हें कहा जाता है आपको, ठीक है। एक होती है अनुसूचित जाति, एक होती है अनुसूचित जनजाति। तो ST जो होती है उनको आप बोलते हो अनुसूचित जनजाति। तो ये जो है 0.6% है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में। अल्पसंख्यकों में जो है इनकी गिनती होती है, इसीलिए इनको आरक्षण पे दिया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में जो है किया गया था। और एक चीज़ और इसमें जो है इम्पोर्टेंट है ये कि आपका जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं, ठीक है। कहा कितने होते हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं। और सबसे पहले जो है पंचायती राज को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में
प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि कहाँ सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आई, तो आपकी नागौर राजस्थान में आई थी। स्थान देखिए और उद्योग देखिए, फिरोजाबाद जो है किस उद्योग के लिए जो है क्या कह सकते हैं बहुचर्चित है, तो वो है आपका काँच की चूड़ियाँ के लिए। कानपुर जो है चमड़े के सामान के लिए बहुचर्चित है। नजीबाबाद आपके प्लाईवुड के लिए है। सहारनपुर आपका लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट चलें तो अब यहाँ पर देखिए पंखा जनजाति जो है वो उसका निवास स्थान क्या है? तो जो पंखा एक जनजाति होती है, ये जो है आपको सोनभद्र में मिलेगी। कहाँ मिलती है? और देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि जनजाति कौन सी मिलती है, तो थारू मिलती है। कौन सी मिलती है? थारू एक जनजाति होती है जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। लोग उस दीपावली को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति होती है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी उत्तर प्रदेश में सबसे जो है ज़्यादा फसल किस चीज़ की होती है? तो ये आपकी होती है आलू की। आलू का जो खाद्यान्न में जो आलू है आपका, वो आपको यहाँ पर उत्पादन में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो 2011 में अनुसार में उत्तर प्रदेश में राज्य में शिशु जो है लिंगानुपात क्या रहा है? तो शिशु लिंगानुपात आपको मिला है 902। कितना मिला है? 902 मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और यदि भारत में पूछा जाए कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात क्या था, तो 927 रहा। वहीं अगर बात की जाए कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो है हरियाणा राज्य का रहा, 800 कितना रहा? 800 आपका 89 रहा। 800 ये है 89, सबसे कम रहा यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, आगे चलें तो हरियाणा में रहा, लेकिन आपको हरियाणा का याद करने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश का सिर्फ याद रखिए। वो तो एक ऐसी फैक्ट बता दिया। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो ये आपका आम होता है। आम का जो है अंतिम जो चरण होता है वो टपका होता है। क्या होता है? टपका, जिसे आप सीकल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जब सीकल बन जाता है, आम पक जाता है, तो जो है टपका की स्थिति आ जाती है उसकी, और वो नीचे गिर जाता है पेड़ से अपने आप। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार भारत में क्रम कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे आता है। यानी चौथे नंबर में जो है वो जनसंख्या के मामले में आपका क्षेत्रफल के मामले में जो है। और जनसंख्या के इस अगर रूप से बात की जाए तो फिर आपका पहले नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके जो प्रमुख रेल इंजन संयंत्र हैं, ये आपके मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? तो मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये आपके 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी हो रहा है ना? विधानसभा के। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे थे जिनके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। ठीक। अच्छा, इस भूदान आंदोलन में हो क्या रहा था, ये आप बता सकते हैं क्या मुझको? देखिए, इसमें जो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो आपका जिनके पास भूमि नहीं होती थी, ठीक है? जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो उनको ये भूमि दी जाती थी कि वो जो है अपना रोज़गार चलाएँ इससे, और इससे जो है क्या हो, एक तो देखिए सबसे पहली बात तो एक जो भूदान आंदोलन, इससे आपको ये समझना चाहिए कि भूमि का दान हो रहा है। क्या हो रहा है? भूमि का दान हो रहा है। तो ये क्या होता था कि जो लोग जिनके पास भूमि नहीं होती थी, जो जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता था, उनको एक भूमि दान की जाती थी और उससे वो अपना जीवन यापन किया करते थे। ठीक है? और जो विनोबा भावे का राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गांधी जी थे। ये पूछ लिया जाए आपसे कभी तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1992। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में दिखा है मुझको ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट चलें तो ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम से की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था जवाहर रोजगार योजना के तहत। किसके द्वारा? जवाहर रोजगार योजना के तहत। ठीक है, 1989 में लागू किया गया था इसको, 1989 में। ठीक, आगे चलें तो ट्राइसम जो है आपका, ट्रिसम योजना का संबंध किससे है? तो ये रोजगार सृजन से है। किससे है? रोजगार सृजन से। इसका यदि आपको इसका जो है फुल फॉर्म भी याद है तब भी समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका जो है फुल फॉर्म है आपका। नेक्स्ट चलें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को सन 2019 तक कितने ग्रामों का चयन करने का विकास करना था? तो 3 ग्राम का करना था। और आपके यहाँ जो है
कुछ भी काम नहीं करते हैं। आप जानते ही हैं, सब जो ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता, सारे जो है आपके पेपर पे सारे वर्क हो जाते हैं। भूदान आंदोलन किससे संबंधित था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। किससे था? भूमि सुधार से संबंधित था आपका भूदान आंदोलन। पट्टा वगैरह जैसी चीज़ें भी आपको भूदान आंदोलन से संबंधित मिल जाएंगी। यूनाइटेड प्रोविंस, यानी इसका जो नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, किस राज्य का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश रख दिया गया है। ये यूँ कह सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? तो यूनाइटेड प्रोविंस था। तो ये चीज़ कब हुई? यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कब बनाया गया? तो 1950 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1950 में बनाया गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 1921 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है जो, वो इलाहाबाद थी। क्या थी? इलाहाबाद थी। लेकिन 1921 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 1950 में जो यूनाइटेड प्रोविंस है, उसको उत्तर प्रदेश के नाम में बदल दिया गया था। तो आई होप आपको यहाँ पर हर चीज़ क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट फिर भी रहता है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे वो बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर बताइए आपको कैसा लगा, कैसा क्या अच्छा लग रहा है इसमें, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या इसमें जो है आपको और इसमें चेंजेस पसंद हैं जिससे कर दिया जाए तो आपको और अच्छा मज़ा आएगा उसके बारे में पढ़ने में, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी हासिल हो। जय हिंद, जय भारत।